नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो पांचवा पेपर हिंदी का मुख्य परीक्षा 2022 का क्या रहा, किस प्रकार से रहा, आप सभी लोगों ने पेपर दिया है, एक बार हम इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो वैसे अगर मैंने जितना अभी तक पेपर देखा है, सारी चीज़ों को देखने के बाद में एक चीज़ समझ में आ रही है, पेपर बहुत आसान था। किसी भी प्रकार से यहाँ पर पेपर आपका टफ नहीं था, आसान पेपर था। ठीक है, अब बात करते हैं, हम एक बार जल्दी से इसका एनालिसिस कर लेते हैं, शॉर्ट एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं आज का जो पेपर है ये आपका। तो आपको पता है कि जो स्टार्टिंग में हमारा जो क्वेश्चन आते हैं वो लघुत्तरीय प्रश्न है, जो हमारे 25 क्वेश्चन लघुत्तरीय 3 मार्कर वाले जो हमारे क्वेश्चन है। तो 3 मार्कर क्वेश्चन सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले लिखा है अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। अब मैंने कितने बार आप लोगों को समास पढ़ाया है, और अव्ययी भाव समास की एक ही परिभाषा यहाँ पे बताता हूं कि जिस समास का कौन सा पद प्रधान होता है, जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो कौन सा पद प्रधान हो, जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो अथवा प्रथम पद क्या हो, उपसर्ग हो। प्रथम पद क्या हो, उपसर्ग हो। ठीक है, एक चीज ये बताई थी कि जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो, प्रथम पद क्या हो, उपसर्ग हो। अथवा अथवा और क्या हो सकता है, प्रथम पद उपसर्ग हो और प्रथम पद क्या होगा, तो प्रथम पद अव्यय हो। कैसा हो, प्रथम पद अव्यय हो। और एक चीज और बताया था कि दोनों पद एक समान हो। दोनों पद कैसे हो, एक समान हो। एक समान हो, वहां पर कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। उदाहरण की अगर हम बात करते हैं तो जैसे आजीवन हो जाए, कौन सा हो जाए, आजीवन हो जाए। अब लिखा हुआ दोनों पद एक समान हो, तो जैसे क्या हो जाए, रातों रात हो, दिनों दिन हो, बातों बात हो, हाथों हाथ हो। ये सब हमारे उदाहरण कहलाते हैं अव्ययी भाव समास के। तो 3 नंबर पूरे आपको मिल जाते हैं। अगर मेरे आपने YouTube में कभी वीडियोस देखे होंगे तो आप लोगों को यहाँ पे इसकी परिभाषा बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, क्या बताया, जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो और उस समास का प्रथम पद उपसर्ग अव्यय या फिर उपसर्ग हो या फिर अव्यय हो, अथवा दोनों पद एक समान हो, तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। उदाहरण बता देना, नंबर मिल जाएंगे आपको 3। खत्म, आगे बढ़ते हैं। संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि के भेद लिखे। तो संधि की परिभाषा ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, और संधि के लिए मैंने कहा है कि अगर आपने मेरी 7 घंटे 6 से 7 घंटे की कंटिन्यू क्लास है, अगर आपने कभी वो देख ली तो ये मानिए पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। संधि किसे कहते हैं, तो संधि की परिभाषा है दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से। कितने, अधिक वर्णों के मेल से, 2 या 2 से अधिक वर्णों के, है ना, क्या है, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। क्या होता है, जो विकार, विकार मतलब क्या हो जाएगा, परिवर्तन। तो जो विकार उत्पन्न होता है, विकार होता है ना, जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ये हो गई परिभाषा। अब संधि, स्वर संधि के भेद। तो स्वर संधि के कितने भेद हैं, यहां पर स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। एक ट्रिक बताई थी आप लोगों को, अगर याद हो, ट्रिक कौन सी थी भाई, याद रखिए। ट्रिक एक बताई थी, दिग्व्या बताया था मैंने ट्रिक। तो ट्रिक में सबसे पहले डी आई से संधि जो बनेगी दीर्घ स्वर संधि है, जी से जो बनेगी ये है गुण स्वर संधि, वी से जो बनेगी सर यहाँ पे है वृद्धि स्वर संधि, वाई से जो बनेगी यड़ स्वर संधि, और ए से जो बनेगी आयादी स्वर संधि। इनके नाम लिख देना, परिभाषा लिख देना, आपको पूरे 3 नंबर यहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, संधि किसे कहते हैं, संधि की परिभाषा लिख दिया। फिर संधि का एक उदाहरण जो मन पड़े, उदाहरण संधि का एक उदाहरण आप लिख दीजिएगा। फिर इसके बाद में यहाँ पे आप इसके 5 भेद बता दीजिएगा, तो आपको पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे। फिर है मानक भाषा किसे कहते हैं। प्रश्न क्या है, मानक भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए क्या है कि किसी भी भाषा का वह रूप, किसी भी भाषा का वह रूप जो उस भाषा से पूरे क्षेत्र, क्या होता है, जो उस भाषा के पूरे क्षेत्र में शुद्ध हो, है ना, जो उस भाषा की पूरे क्षेत्र में शुद्ध हो। परिभाषा हम ये लिख सकते हैं, किसी भी भाषा का वह रूप, किसी भी भाषा का, किसी भी भाषा का वह रूप जो, किसी भी भाषा का वह रूप जो उस भाषा के पूरे क्षेत्र में शुद्ध मानी जाए, है ना, जो उस भाषा के, जो उस भाषा के पूरे क्षेत्र में, उस भाषा के पूरे क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में क्या मानी जाए, शुद्ध मानी जाए। ठीक है, पूरे क्षेत्र में शुद्ध मानी जाए, उसे क्या कहा जाता है, मानक भाषा कहा जाता है। उदाहरण के लिए आप लोग क्या लिख सकते हो यहां पर, तो उदाहरण के लिए हम ये लिख सकते हैं कि आकाशवाणी समाचार पत्र, दूरदर्शन समाचार पत्र अथवा अन्य समाचार पत्र, ये सब हमारे मानक भाषा के उदाहरण होते हैं। मानक भाषा मतलब ये होता है, सिंपल सी बात है कि प्रत्येक भाषा
प्रत्येक भाषा को समझने के लिए, कोई भी भाषा उसको समझने के लिए उसकी एक व्याकरण सम्मत भाषा बनाई जाती है जिसे हम मानक भाषा का रूप देते हैं। ठीक है, ये हो गई परिभाषा। अगला है संधि और समास में अंतर बताइए। तो संधि और समास में अंतर कैसे बताना, एक साइड संधि एक साइड समास लिखना। संधि में क्या लिखोगे, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। समास की परिभाषा, दो या दो से अधिक पदों से मिलकर नया पद बनता है, समास कहते हैं। संधि के भेद लिख देना कि संधि के 3 भेद है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। फिर समास के भेद लिखना, 6 भेद है, ठीक है ना। समास के भेद के नाम लिख देना यहाँ पे, तो आपका काम हो जाएगा। फिर संधि के एक उदाहरण और समास के एक आध उदाहरण लिख के खत्म कहानी। ये इस प्रकार से आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में देखते हैं और क्या प्रश्न आया है। पल्लवन को परिभाषित कीजिए। पल्लवन क्या होता है, तो देखिए ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, यूट्यूब पे कभी आप देखोगे तो मिल जाएंगे मेरे सेशंस। ठीक है, बस इतना डालना पुनीत सर हिंदी लेक्चर, तो आपको सभी जगह कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे तो मिल ही जाएंगे। पल्लवन का अर्थ है विस्तारण, पल्लवन का अर्थ है विस्तारित करना, अथवा पल्लवन को व्यास भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, व्यास कहा जाता है। ठीक है, तो किसी भी उक्ति, किसी भी कहानी, किसी भी लेख इत्यादि का क्या करना, संक्षिप्त रूप देना। कैसा रूप, मतलब विस्तारित रूप देना, माफ करिएगा, कैसा रूप देना, विस्तारित रूप देना ही वह उसका क्या कहलाता है, पल्लवन कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पल्लवन की परिभाषा हो जाएगी। आगे चलते हैं, यहाँ पे अगला प्रश्न आया हुआ है। यहाँ क्या आया हुआ है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं भाई, है ना। अगला प्रश्न जो हमारा आया है हम उसके बारे में देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछ रहा है, देखिएगा, उत्कृष्ट संक्षेपण के गुण बताइए। क्या पूछ रहा है, उत्कृष्ट संक्षेपण के गुण बताइए। अब संक्षेपण के यहाँ गुण पूछ रहा है ना। संक्षेपण के क्या गुण होते हैं ये भी हम देख लेते हैं। अब संक्षेपण क्या है, संक्षेपण का अर्थ होता है संक्षिप्त करना। संक्षेपण का अर्थ होता है संक्षिप्त करना, अर्थात किसी भी मूलांश का तृतीयांश उसका संक्षेपण कहलाता है। ठीक है, परिभाषा हो गई। गुण में 2-3 गुण लिख दीजिएगा। संक्षेपण हमेशा अन्य पुरुष में लिखा जाना चाहिए। संक्षेपण हमेशा मूलांश का तृतीयांश होना चाहिए। फिर अगला गुण लिख देना, संक्षेपण की भाषा हमेशा कैसी होनी चाहिए, तो यह सरल एवं सहज होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे करके 3-4 गुण आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें पुनरावृत्ति वाले शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, मुहावरे लोकोक्ति का प्रयोग नहीं होना चाहिए, अलंकारों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। कितने सारे मैंने आपको यहाँ पे गुण बता दिए, है ना, ये हो जाएगा। फिर है श्लेष अलंकार को स्पष्ट कीजिए। श्लेष अलंकार की परिभाषा लिखना। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, अर्थात जहां किसी एक शब्द के चिपके हुए कई अर्थ निकलते हैं वहां पर श्लेष अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, अब उदाहरण आप इसके जो चाहें यहां पर उदाहरण आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर कहा जाए बारे उजियारे लगाए बढ़ाए अंधेरो होए, है ना, तो बारे शब्द के कई अर्थ हो जाएंगे, बढ़ने पर या जलाने पर। तो बारे उजियारे लगाए बढ़ाए अंधेरो हो, इस प्रकार से हो जाएगा। फिर इसके बाद में श्लेष अलंकार के भेद बता दीजिएगा और बताना है तो। फिर उपमा अलंकार को परिभाषित कीजिए। तो उपमा अलंकार की परिभाषा क्या लिखोगे, उपमा शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, उपधन मां, जिसमें उप का अर्थ है निकट या समीप और मां शब्द का अर्थ है तुलना करना, अर्थात किसी व्यक्ति या वस्तु के समीप किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के 4 अंग या अवयव होते हैं। कौन कौन सा, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द बता दिया आपने। ठीक है, फिर उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाती है अथवा जो उपस्थित होता है। उपमान मतलब जिससे तुलना की जाती है अथवा जो अनुपस्थित होता है। ठीक है, साधारण धर्म क्या होता है, वह गुण या धर्म जिसके आधार पर उपमेय की उपमान से तुलना की जाए। वाचक शब्द अर्थात ऐसा शब्द जिसकी सहायता से उपमेय व उपमान में तुलना की जाए। जैसे सो, सा, सी, सम, सदृश, सरीखा, मान्य, तुल्य, जैसा, समान, ये सारे शब्द हमारे कहलाते हैं क्या, वाचक शब्द कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो देखिए अगला क्या कहता है, व्यंजन संधि किसे कहते हैं। तो परिभाषा आएगी कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आ जाने से दोनों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि में कोई भी उदाहरण आप लिख दीजिए, उत धन लेख बराबर उल्लेख कर दीजिए, है ना, या फिर आप दिक धन अंबर बराबर दिगंबर कर दीजिए। तो उदाहरण जरूर लिखना है, परिभाषा भी लिखना है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अगला देखते हैं, वृद्धि संधि का लक्षण बताइए। तो वृद्धि संधि का लक्षण, सबसे पहले वृद्धि संधि में हम क्या बता देंगे, तो वृद्धि संधि में दो मात्राएं होती हैं। अधिक वृद्धि संधि में क्या बताओगे कि इसमें दो मात्राएं होती हैं, हमेशा इसमें दो मात्राएं होती हैं। दूसरी बात, वृद्धि संधि की परिभाषा बता देना। इसके बाद में दो मात्राएं, जैसे उदाहरण भी बता सकते हो आप। उदाहरण में क्या बता दोगे कि उदाहरण बताना है तो सबसे पहले इसकी परिभाषा बता देंगे। परिभाषा क्या बनेगी, तो परिभाषा बन जाएगी कि यदि छोटा आ बड़ा आ के बाद, किसके बाद, छोटा आ बड़ा आ के बाद ए ओ औ आ जाए तो दोनों के मेल से उसका परिवर्तन किसमें हो जाता है, अय और औ में, क्रमशः अय और औ में हो जाता है। परिभाषा के बाद में एक उदाहरण लिख देना, एक धन एक बराबर क्या बना दोगे, एक का एक। फिर लोक धन ऐषणा बराबर क्या बना दोगे, तो लोकैषणा बना दोगे। ठीक है, क्या बना दोगे, लोकैषणा बना दोगे। एक चीज जो और मैं बता दूं आपको, मैंने बोला भी है कि अगर आपने कभी मेरी हिंदी की क्लास पूरी देख ली तो गारंटी लेता हूं इस बात की, गारंटी है इस बात की, कभी 150 नंबर से कम नहीं पाओगे, कभी 150 नंबर से कम नहीं पाओगे। और 150 नंबर पाना मतलब आप सोच सकते हो कितनी बड़ी बात होती है ना। डिसेसिव पेपर है ये एक प्रकार से, मतलब अगर आप चाहो तो पोस्ट ले सकते हो, ये ऐसा पेपर है। खैर छोड़िए, ये लास्ट में आपके काम तभी आता है ना, जब हम शुरू से ध्यान देते हैं चीजों को। खैर देखिएगा, मुदित महीपति मंदिर आए। अब मुदित महीपति मंदिर आए में मां वर्ण की आवृत्ति हुई है। किसकी आवृत्ति हुई है, मां वर्ण की आवृत्ति कितने बार हुई है, एक से अधिक बार हुई है। मां वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है और इसीलिए यहां पर क्या होगा, वृत्यानुप्रास। कौन सा होगा सर, वृत्यानुप्रास अलंकार होता है, वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार का भेद है वृत्यानुप्रास अलंकार, जब वर्णों या शब्दों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो जाती है। तो ये भी हो गया कंप्लीट अपना। ठीक है, हम अब आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है, अध जल गगरी छलकत जाए। मतलब आधा ज्ञान, क्या कहा जा रहा है, जो अधजल गगरी छलकत जाए कह रहा है कि ज्ञान कम है और दिखावा अधिक है। क्या है साहब, ज्ञान कम दिखावा अधिक, ज्ञान कम और दिखावा अधिक। ठीक है, अब आशय स्पष्ट कर दिया, अर्थ बता दिया, लेकिन कह रहे हैं वाक्य प्रयोग भी कर दीजिए साहब। तो वाक्य प्रयोग करेंगे तो क्या कह देंगे कि जब से रिया का पति पुलिस बना है, जब से रिया का पति पुलिस में हुआ है, तो वह तो ऐसे बात करती है जैसे वो स्वयं डीजीपी है ना। मतलब इस प्रकार से कोई भी एक वाक्य प्रयोग हम कर सकते हैं। पर्यायवाची शब्द की परिभाषा की बात करें तो पर्यायवाची शब्द की परिभाषा क्या होगी, तो समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। फिर इसके बाद में उदाहरण लिख देना, किसके, आंख के, तो आंख के लिख देना नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु। इसी प्रकार से आप लिख देना किसके, राक्षस के, तो असुर आ जाएगा, धनुज दैत्य आ जाएगा, निशाचर आ जाएगा। तो एक आध उदाहरण भी लिखना जरूरी होता है। फिर है तद्भव शब्द किसे कहते हैं, ये भी पढ़ाया यूट्यूब पे मैंने कि तद्भव शब्द क्या है, तत् धन भव दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थात उससे होकर यानी संस्कृत से होकर बना हुआ नया शब्द हमारा तद्भव शब्द कहलाता है। ये हो गई बात। दूसरी बात, एक और चीज कही जा रही है यहां पर कि संस्कृत शब्दों से थोड़ा बहुत परिवर्तन करके बनाए हुए शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। उदाहरण हमें यहां लिखना पड़ेगा। तो उदाहरण में जैसे आग है ना, जैसे दूध, ठीक है, जैसे बगुला, ये सब हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। आगे चलते हैं, वाक्य में पूर्ण विराम का प्रयोग कब किया जाता है, तो अंग्रेजी के फुल स्टॉप शब्द से आया है पूर्ण विराम शब्द। वाक्य की पूर्ण रूप से समाप्ति होने पर वहां पूर्ण विराम शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो पूर्ण विराम शब्द का चिन्ह बता देंगे, पूर्ण विराम शब्द की परिभाषा बता देंगे। देखिए दो तीन चीजें लिखेंगे, सबसे पहले हमने यहां पर चिन्ह बताएंगे, ठीक है, फिर कहां से लिया गया है, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो अंग्रेजी में क्या कहते हैं ये बताएंगे, परिभाषा बताएंगे, चिन्ह बताएंगे और एक हो सकेगा तो उदाहरण दे देंगे। तो लो आपको 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से 3 नंबर लेने होते हैं। सामासिक शब्द क्या है, सामासिक शब्द क्या है, कुछ भी नहीं पूछ रहा, सामासिक पद होता है एक और एक समास विग्रह होता है, बस उसी के बारे में पूछ रहा है ना। देखिए दोनों पदों के समास से दोनों पदों के
है ना, दोनों पदों के समास से जो संक्षिप्त पद बनता है, दोनों पदों के समास से जो संक्षिप्त पद बनता है, क्या बनता है, जो संक्षिप्त पद बनता है, जो संक्षिप्त पद बनता है उसे सामासिक पद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे सामासिक पद कहा जाता है। जैसे अगर कहा जाए, लिखा हुआ है राम, है ना, धन अवतार, रामावतार मान लीजिए अगर ये बन गया है। जैसे लिखा हुआ है दानवीर, तो दानवीर हमारा यहाँ क्या है, सामासिक पद। दान में वीर, ये समास का विग्रह कहलाएगा। ठीक है, ये क्या है, एक प्रकार से विग्रह है। और दानवीर शब्द क्या कहलाएगा, हमारा सामासिक पद कहलाएगा। तो इसकी हमने परिभाषा भी बता दी, सारी चीजें कंप्लीट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर लिखा हुआ है कि संधि का क्या करना है। अब देखिएगा यहां पे पूछ रहा है ना, एक मिनट देखिएगा ध्यान से, संधि का क्या करने के लिए कह रहा है ये, एक मिनट जस्ट, है ना, चलो भाई। हाँ जी, ये कह रहा है कि संधि कीजिए, प्राधन उत्साह, प्राधन उत्साह। अब मैंने अगर संधि पढ़ाई है, आपने किसी ने मेरी संधि की क्लास देखी, तो देखो प्रा में आ का स्वर लगा है, यहां पहले से ऊ है, तो आ के बाद ऊ आ जाए, परिवर्तन हो जाएगा ओ में। किसमें हो जाएगा, ओ में, ओ की मात्रा लग जाएगी। अब क्या करना है कि यहां प्रा अपनी जगह रहेगा, बस ये स्वर को हटा दिया जाएगा, ये स्वर हट जाएगा। लास्ट में आधाता और साह लिखा हुआ है, और ये ओ की मात्रा को ले जाके यहां पर लगा देना, प्रोत्साह। क्या बनेगा, प्रोत्साह। छोटा बड़ा के बाद छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, मतलब कि गुण स्वर संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी, तो साहब ये आपकी गुण स्वर संधि है। इस प्रकार से बना देना, गुण स्वर संधि का उदाहरण लिख देना, खत्म कहानी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इसमें और क्या आता है। तो अन्य धन उक्ति जो लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, अन्य धन उक्ति, पुनः ये आ गया। अन्य धन उक्ति में क्या बोल रहा है, या में कौन सा स्वर है, आ का, यहां कौन सा है, ऊ का, तो आ के बाद ऊ आए क्या बनाएगा, ओ बनाएगा, ये ओ की मात्रा लग जाएगी, तो यहां पे अन्य लिख देना, ये ऊ को हटा देना और ये ओ का मात्रा ओ की यहां लगा देना, तो अन्योक्ति बना दिया जाएगा। और ये भी जो हमारी संधि होगी, कौन सी संधि हो जाएगी, तो साहब गुण स्वर संधि हो जाएगी। और इस प्रकार से ये 1 पॉइंट मतलब 17वां नंबर क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग यहां पर। अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, तो अगला प्रश्न जो लिखा हुआ है, विसर्ग संधि किसे कहते हैं। विसर्ग संधि की परिभाषा देखते हैं, तो क्या है, यदि विसर्ग के बाद, है ना, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आ जाए तो दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। कंप्लीट हो गया ये भी। ठीक है, फिर इसके बाद में आगे बात करते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए जो पहले कभी नहीं हुआ, है ना, अभूतपूर्व, जो पहले कभी नहीं हुआ उसे क्या कहा जाएगा, अभूतपूर्व कहा जाएगा। जिसका शत्रु जन्मा तक ना हो, अजात शत्रु, क्या कहा जाएगा, अजात शत्रु, है ना, ऐसा करके बन जाएगा। आगे चलते हैं, फिर अगला क्या आता है, संक्षेपण किसे कहते हैं, तो चलिए संक्षेपण में आइएगा। संक्षेपण की परिभाषा क्या होती है तो बता देना। संक्षेपण क्या होता है, किसी मूलांश, किसी उक्ति, किसी कथन, है ना, क्या है, किसी मूलांश, किसी गद्य, किसी उक्ति इत्यादि का छोटा रूप, संयुक्त रूप या संक्षिप्त रूप ही उसका संक्षेपण कहलाता है। प्रायः मूलांश का तृतीयांश भाग संक्षेपित किया जाता है, जिससे जिससे समय और संसाधन की बचत की जा सके। आगे चलते हैं, योजक चिन्ह क्या कहलाता है। योजक चिन्ह को अंग्रेजी में हाइफन कहा जाता है। पहले अंग्रेजी बता दिया, फिर इसके बाद परिभाषा बता दिया, फिर इसके बाद इसका चिन्ह बता दिया कि साहब जो इसका चिन्ह होता है ना, ये इस प्रकार से होता है। फिर इसका प्रयोग बता दिया कि किस प्रकार से आप इसका प्रयोग करेंगे। खत्म कहानी हो गई। दिन रात के बीच में प्रयोग होता है ना, माता पिता के बीच में प्रयोग होता है, मतलब विपरीतार्थक शब्दों के बीच में प्रयोग होता है, समान शब्दों के बीच में प्रयोग होता है, इस प्रकार से बता देंगे। तत्सम शब्द किसे कहते हैं, परिभाषा बताना है, तो परिभाषा है तत् धन सम बराबर तत्सम, दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थात उसके समान, यानी संस्कृत के समान। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं और सीधा हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। उदाहरण लिख दो, एक अग्नि लिख दो, है ना, और क्या लिखना है, दुग्ध लिख दीजिएगा। तो इस प्रकार से कुछ उदाहरण वक लिख देना। फिर है असुर के दो पर्यायवाची, तो असुर का आपको क्या बताना है, असुर का दानव लिख देना, दैत्य लिख देना, रजनीचर लिख देना, निशाचर लिख देना। ये सब इसके क्या हो जाएंगे, पर्यायवाची। और पर्यायवाची की परिभाषा लगे तो वो भी लिख देना। ठीक है ना, समय है तो वो भी लिख दो।
चले आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर उपमा अलंकार के अंगों के नाम। तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उपमेय की परिभाषा लिखना, जो उपस्थित है अथवा जिसकी तुलना की जाती है उपमेय कहलाता है। फिर उपमान लिखना, जो अनुपस्थित है अर्थात जिससे तुलना की जाती है। फिर साधारण धर्म लिखना कि क्या बताओगे साधारण में, वह गुण या धर्म जो उपमेय व उपमान में क्या जिसके कारण उपमेय व उपमान में तुलना की जाती है। फिर वाचक शब्द लिखना कि ऐसा शब्द जिसकी सहायता से उपमेय और उपमान में तुलना की जाती है। फिर नीचे एक उदाहरण लिख देना, पीपर पात सरिस मन डोला, और इसमें बता देना कि पीपर पात क्या है, पीपल का पत्ता क्या करता रहता है, डुलता रहता है ना। तो ये क्या है, फिर पीपर पात सरिस मन डोला, तो सरिस शब्द हमारा वाचक शब्द हुआ। मन, मन उपस्थित है मतलब ये हमारा उपमेय हो गया। अनुपस्थित क्या है, मन किसके समान डोलता है, पीपल के पत्ते के समान, तो यहां अभी मन अनुपस्थित है, मतलब जो मन है उपस्थित है और पीपर का जो पत्ता है वो क्या है, कहीं और है, और हमारे मन की तुलना पीपर के पत्ते से हो रही है। तो पीपर पात क्या हो जाएगा, यहां पर उपमान हो जाएगा, मन उपमेय हो जाएगा, और डोलना क्या करना, डोलना वह गुण या धर्म तो साधारण धर्म हो जाएगा। खत्म कहानी, आगे चलते हैं। अगला है, बीती विभावरी जागरी अंबर पन घट में डूबो रही तारा घट ऊषा नगरी। ठीक है, बीती विभावरी जागरी, इसके लिए ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। अब देखिए बीती विभावरी जागरी क्या होता है, अगर इसमें बात की जाए बीती विभावरी जागरी के लिए, तो बीती विभावरी जागरी में जैसे एक इसके प्रॉपर अगर उदाहरण के अर्थ की बात की जाए तो अर्थ क्या कहता है कि जैसे सुबह सुबह भोर होती है, बीती विभावरी जागरी, अब उठ जा, अब उठ जा, जाग जा, है ना। अंबर पनघट में डूबो रही, जिस प्रकार से अंबर क्या है, मान लीजिए कुआं है, सुबह सुबह 4 बजे भोर में औरतें क्या करती हैं कि अपना घड़ा लेकर और कहां जाती हैं, कुएं से पानी निकालने के लिए जाती हैं। अंबर पनघट में डूबो रही, जिस प्रकार से हम पनघट में क्या कर रहे हैं, मतलब अपना जो घड़ा है वो डुबो रहे हैं, उसी प्रकार से तारा, मतलब जो सारे के सारे तारागण हैं आसमान में, उसी प्रकार से प्रतीत हो रहे हैं जैसे हम यहां पे देख रहे हैं। तो मतलब उपमेय में उपमान का आरोपण हो जाए या उपमेय स्वयं उपमान का रूप ले ले तो वहां पर है रूपक अलंकार, और इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, सांग रूपक कहेंगे। कौन सा कहेंगे, सांग रूपक कहेंगे। रूपक में भी कौन सा, सांग रूपक अलंकार, हम ये बता देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में आते हैं प्रश्न अलंकारों से संबंधित है शब्द अलंकार। शब्द अलंकार में कहता है अनुप्रास और यमक अलंकार में, अनुप्रास यमक अलंकार में अंतर बताइए। सबसे पहले अनुप्रास यमक श्लेष, है ना, और रूपक उत्प्रेक्षा क्या है, अनुप्रास यमक श्लेष, रूपक उपमा और उत्प्रेक्षा, है ना। तो देखिए अब यहां पे अनुप्रास अलंकार की परिभाषा बता देना, फिर यमक अलंकार की परिभाषा बता देना, फिर अनुप्रास अलंकार का उदाहरण बता देना, यमक अलंकार का उदाहरण बता देना, अनुप्रास अलंकार के भेद बता देना, यमक अलंकार के भेद बता देना। सबसे पहले तो इनकी क्या बताना, परिभाषा बताना, परिभाषा के बाद क्या बताना, उदाहरण बताना, उदाहरण के बाद क्या बताना, भेद बताना। ये 3 अंतर हो गए, खत्म कहानी। फिर है कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल विराजती है, इसमें कौन सा अलंकार होगा। ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार होगा, अब ये आपको बताना है, तो इसका भी आंसर कर दीजिए जल्दी से, क्या आंसर बनेगा। ठीक है, जैसे कल कानन कुंडल मोर पखा, तो का वर्ण की आवृत्ति होती है, और जब का वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार हो जाती है वहां पर हो जाता है हमारा वृत्यानुप्रास अलंकार। खत्म, ये भी हो जाएगा वृत्यानुप्रास अलंकार का उदाहरण। माया महा ठगनी हम जानी, तेर गुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी, इसमें कौन सा अलंकार होगा। ठीक है, तो माया बहुत ठगनी है, यहां पर हो जाएगा हमारा कौन सा, श्लेष अलंकार। फिर 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है, ऊंचे घोर मंदिर में रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर में रहती है। पहले 3 बार, 3 बेर, बेर के फल, एक बार ये बेर और एक बार ये बेर, तो 2 बेर अलग अलग आते हैं, और इन दोनों बेर के अलग अलग मतलब है। पहले 3 बेर मतलब 3 बार भोजन किया करती थी, ये समय की बात कर रहा है। ठीक है, और ये बेर के किसकी बात कर रहा है, फल की बात कर रहा है, मतलब यहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। यमक अलंकार की परिभाषा, अगला क्वेश्चन कहता है, तो काव्य की जिन पंक्तियों में, काव्य की जिन पंक्तियों में भिन्न भिन्न अर्थ वाले समान शब्दों की आवृत्ति हो जाती है वहां यमक अलंकार होता है। इसी को लिख दो उदाहरण में, खत्म कहानी है। फिर आता है अर्थ अलंकार। रूपक अलंकार की परिभाषा दे दीजिए, तो रूपक अलंकार की परिभाषा आपको बतानी। रूपक अलंकार की परिभाषा क्या होती है, जब उपमेय स्वयं उपमान का रूप ले लेता है अथवा उपमेय में उपमान का आरोपण हो जाता है वहां रूपक अलंकार होता है। भेद बता दीजिए, इसके उदाहरण दे दीजिए, खत्म। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी, क्या है, सी शब्द यहां पर आ गया है। सबसे पहले क्या आ गया है, सी शब्द यहां पर आ गया है। अब आपको इसका उदाहरण बताना है कि क्या बनेगा, इस पे अर्थ क्या बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या है कि नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी, मतलब यहां पे उपमा अलंकार। और उपमा के 3 भेद होते हैं, पूर्ण उपमा होगा, क्योंकि पूर्ण उपमा में उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, अर्थात जब उपमा के चारों अंग
उपस्थित होते हैं तो वहां पर पूर्ण उपमा अलंकार होता है। ठीक है, तो ये पूर्ण उपमा अलंकार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जिसमें उपमा के चारों अंग उपस्थित हो उसे क्या कहते हैं? ऑब्वियसली पूर्ण उपमा कहते हैं, यही बन जाएगा। ठीक है, चाहे तो लिख देना पिपरपात सरित मंडोला। आगे चलते हैं, फूले कास सकल महि छाई जनु बरसा ऋतु प्रकट बढ़ाई। ठीक है ना, फूले कास सकल महि छाई जनु बरसा ऋतु प्रकट बढ़ाई। अब जैसे अगर हम इसकी बात करते हैं, इसमें क्या है? फूले कास सकल महि छाई जनु बरसा, जनु जनहु मनु मनहु जानू मानू, उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण होता है। किसका होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार का। तो आप इसमें उत्प्रेक्षा भी लिख दोगे तो काम चलेगा। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, अब मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, चंद्रमा को ही खिलौना बता दिया कि चंद्रमा ही खिलौना है। तो जब उपमेय स्वयं उपमान का रूप ले ले तो यह रूपक अलंकार बन जाता है। ये भी हो गया आपका रूपक अलंकार। फिर अगला, वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्या है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का राज्य क्षेत्र है। ठीक है, मतलब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर इंडियन टेरिटरी, या फिर हम ये कह सकते हैं क्या है? अंडमान एंड निकोबार आर, निकोबार आइलैंड्स है ना, निकोबार आइलैंड्स आर टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो भी लिखना चाहो आप लोग यहां पर लिख सकते हो। एक चीज और है कि आप सोचो अंडमान निकोबार को भी यहां पे दे दिया क्वेश्चन में, कुछ भी ये लोग ट्रांसलेशन के लिए पूछ सकते हैं। जैसे अगला पूछा है, मामला अभी भी समीक्षाधीन है, मामला अभी भी समीक्षाधीन है। ठीक है, द मैटर इज स्टिल अंडर रिव्यू कह सकते हैं, या जो भी आप यहां पे रिव्यू वर्ड यूज करना वो कर दो। शांति समझौते पर दोनों पक्षों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, द पीस एग्रीमेंट वाज साइन बाय बोथ ऑफ द पार्टीज, है ना। पुल नदी के ऊपर है तो ऑब्वियसली ये वाला सबसे ही बन गया होगा, द ब्रिजेस आर है ना अपॉन द क्या? रिवर। इस कमरे का दरवाजा छोटा है। ठीक है, द डोर ऑफ दिस रूम इज स्मॉल, ये हो जाएगा। फिर इसमें द पुलिस इमीडिएटली रश्ड टू द साइड ऑफ द एक्सीडेंट, साइड ऑफ द एक्सीडेंट। पुलिस जो है तत्काल दुर्घटना पर क्या हो गई? पहुंच गई। द एवेडिंग आर्मी सैक्ड द सिटी, है ना, हमलावर ने शहर को क्या कर लिया? लूट लिया। द कोर्ट रिजर्व द जजमेंट, जो कोर्ट है उसने जजमेंट को क्या कर लिया? सुरक्षित रख लिया। तो अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा। दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, बच्चे वे सुबह से खेल रहे हैं, है ना। फिर क्या हो जाएगा? दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वे सुबह से खेल रहे हैं। ठीक है, फिर है माय मदर हैज बीन कुकिंग फॉर एन आवर, मतलब मेरी मां 1 घंटे से खाना बना रही है। फिर अगला लिखा हुआ उच्छिष्ट लिखा हुआ, तो उच्छिष्ट का क्या बनाओगे? उत्धन शिष्ट। ठीक है, उत्धन शिष्ट क्या होता है? ता के बाद यदि शा आ जाता है तो ता का परिवर्तन आधे चा में और शा का परिवर्तन आधे छा में हो जाता है। तो इसलिए ये आपका ता की जगह क्या आ जाएगा? आधा चा, और शा की जगह क्या आ जाएगा? छा आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये उच्छिष्ट बन जाएगा, और यह संधि जो हमारी होगी व्यंजन संधि बना ली जाएगी। महेश्वर्य लिखा हुआ है तो क्या बनेगा? महाधन ऐश्वर्य बना दिया जाएगा, और इस प्रकार से ये जो हमारी संधि बनेगी ये कहलाएगी वृद्धि स्वर संधि कहलाएगी। धनुष टंकार की बात करेंगे तो ये क्या बनेगा साहब? धनु धन टंकार हो जाएगा, और इसे हम क्या कहेंगे? तो ये हमारी विसर्ग संधि बन जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद में समस्त या सामासिक पदों को अलग करना क्या कहलाता है? तो समास का विग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है सब? इनको अलग करोगे तो इनको अलग करना समास विग्रह कहलाता है। किस समास में दोनों खंड प्रधान होते हैं? तो सर द्वंद्व समास में दोनों ही खंड प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता दिन रात, है ना, ये सब। फिर दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच में कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो इनके बीच में योजक कौन सा? योजक चिन्ह प्रयोग किया जाता है। वाह तुम्हारे क्या कहने, तो इसमें क्या लगाओगे? वाह तुम्हारे क्या कहने, तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कर दोगे। फिर है किसी वाक्य या अवतरण को ज्यों का त्यों उद्धृत करने के लिए पुनरावृत्ति, है ना, पुनरावृत्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है ना, पुनरावृत्ति वाले चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। फिर है किन्हीं दो विराम चिन्हों के नाम संकेत सहित दिए, 2 विराम चिन्ह पूर्ण विराम लिख देना और विस्मयादि बोधक लिख देना। तो पूर्ण विराम जब वाक्य समाप्ति होती है तो पूर्ण विराम लगता है, और विस्मयादि बोधक हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा, आश्चर्य इत्यादि प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण लिख देना, चिन्ह लगा देना, खत्म, है ना। फिर है यह कहानी जो किसी मजदूर के जीवन से संबंधित है, बड़ी मार्मिक है, वाक्य को विराम चिन्हों के साथ में। तो इस प्रकार से सारी चीजें हैं। वसीयतनामा एक्टिंग है, जैसे तो कार्यकारी होता है एक्टिंग का, है ना। एक आंख देखना मतलब संभाव से देखना। फिर जारस जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो, बच्चा का वत्स हो जाएगा चोर शब्द के, तो चोर शब्द के लिख देना। कुलिम्ब है ना,
कुमलब वगैरह ये सब लिख देना। फिर राठड़ी हाथी के पांव में, फिर सबका पांव श्री गणेश इति श्री वगैरह, तो ये सब उदाहरण आप लोगों से यहाँ बन जाएंगी। गद्यांश है, गद्यांश मैंने छोड़ दिया, आप लोगों से बनेगा। मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं, ये भी आपसे बन जाएगा। गद्यांश वगैरह आसान है, ठीक है। संक्षेपण पल्लवन भी आसान है। तो ये पेपर था आपका। अब आप बताइए किस प्रकार का पेपर है ना। पेपर बहुत आसान है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको पढ़ के जाना पड़ता है। लाइक अगर मैं बात करूं, जैसे एक ही दो प्रशासनिक शब्दावली इन्होंने पूछी है, ज्यादा नहीं पूछी है, तो प्रशासनिक शब्दावली आपको रट के जाना होता है। पर्यायवाची विलोम आपको रट के जाना होता है। बाकी इस बार अगर देखा जाए तो पिछली बार के मुकाबले पेपर बहुत आसान पूछ लिया है हिंदी का, ठीक है। अभी अगर कोई और डाउट हो या कुछ भी आपके दिमाग में प्रश्न हो, कोई भी क्वेश्चन आपको इनमें से पूछना हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका उत्तर कमेंट में दे दूंगा। फिलहाल के लिए भी इस सेशन को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। जो लोग पहली बार चैनल पे आए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। आपके लिए यही चैनल हमारा पुनीत ऑफिशियल, और इसी चैनल पे आप लोगों को जो भी अपडेट होगी पीएससी संबंधित, व्यापम संबंधित या किसी परीक्षा संबंधित इस चैनल पे मिल जाएगी, क्योंकि डेली यहाँ पे मैं अपनी वीडियोस डालता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।